हेलो बच्चों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के का इतिहास के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह बाबर ने पानीपत के युद्ध से भारत में प्रवेश किया और खानवा के युद्ध से कैसे उसने अपने भारत में पैर जमाए और किन किन शासकों से उसने युद्ध किया। आज हम इस वीडियो में ये देखेंगे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों का साथ इसे शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए टाइम न वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मुगल साम्राज्य। बाबर ने जब भारत पर आक्रमण किया था तो उस समय भारत की जो स्थिति थी बहुत दयनीय थी। जो संपूर्ण भारत था वह छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था और राजाओं में परस्पर द्वेष और ईर्ष्या की भावना थी। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां और पंजाब के सूबेदार दौलत खां लोदी ने आमंत्रित किया था। बाबर के लिए इससे अच्छा अवसर और क्या हो सकता था। बाबर ने इसे तुरंत एक्सेप्ट किया और भारत पर आक्रमण करने के लिए वह तैयारी करने लगा। भारत पर बाबर के अभियान को हम 4 भागों में विभक्त कर सकते हैं। प्रथम, सिंधु नदी से बंगाल की खाड़ी तक का उत्तरी क्षेत्र। यह क्षेत्र मुसलमानों के अधीन था। जो सेकंड अभियान था वह मुसलमानों द्वारा अधिकृत दूसरा क्षेत्र पश्चिमी गुजरात व सीमावर्ती प्रदेश था। जो तीसरा था वह उत्तर व दक्षिण के मुसलमान राज्यों के मध्य राजपूताना था, जिस पर राजपूतों का शासन था। इसका प्रमुख केंद्र मारवाड़ था। और चौथा, सुदूर दक्षिण में विजयनगर राज्य था, जहां हिंदुओं का शासन था। बाबर के भारतीय अभियान के समय राजनीतिक एकता का अभाव था। चलिए शुरू करते हैं। इब्राहिम लोदी की मृत्यु के बाद भारत पर लोदी वंश का अंत हुआ और एक नए राजवंश मुगल राजवंश की स्थापना हुई। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां व पंजाब के सूबेदार दौलत खां लोदी ने आमंत्रित किया था। इस अवसर का लाभ उठाकर बाबर भारत आया और लोदी साम्राज्य का अंत करके मुगल साम्राज्य की नींव डाली। बाबर का वास्तविक नाम ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 में हुआ था। बाबर के पिता का नाम उमर शेख और माता का नाम कुतलुक निगार खां था। बाबर के पिता तैमूर वंश और माता चंगेज खां के वंश से संबंधित थी। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी में शुक्रवार के दिन हुआ था। जो इसके पिता का नाम था वो उमर शेख था। उमर शेख तैमूर के वंश से संबंधित थे। इसकी माता जो थी वो चंगेज खां के वंश से संबंधित थी। तैमूर और चंगेज खां का वंशज होने के कारण बाबर को चगताई तुर्क कहा जाता था और बाबर चगताई तुर्क शाखा से बिलोंग करता था। इसलिए कहा जाता है कि बाबर में मंगोलों सी क्रूरता थी और तुर्कों सा साहस था। बाबर के पिता फरगना की एक छोटी सी रियासत के शासक थे। बाबर चगताई तुर्क वंश से संबंधित था। बाबर 12 वर्ष की छोटी आयु में फरगना के सिंहासन पर बैठा। सिंहासन पर बैठते ही वह कठिनाइयों से घिर गया। बाबर के पिता की मृत्यु के बाद इसके चाचा अहमद मिर्ज़ा और मामा मोहम्मद खान फरगना पर अधिकार करने का प्रयास करने लगे, किंतु बाबर ने इसका दृढ़ता से सामना किया। बाबर ने अपने चाचा अहमद मिर्ज़ा के नगर समरकंद पर आक्रमण किया। बाबर ने 1496 ईस्वी में समरकंद पर आक्रमण किया, किंतु वह असफल हो गया। बाबर ने हार न मानी और पुनः 1497 ईस्वी में समरकंद पर आक्रमण किया। इस बार बाबर की विजय हुई और लगभग 100 दिन तक इसने शासन किया। बाबर के पिता की मृत्यु के बाद इसके चाचा और मामा ने इसके फरगना पर अधिकार करने का प्रयास किया, जिसका बाबर ने दृढ़ता से सामना किया। इससे बाबर के आत्मविश्वास में वृद्धि हो गई। अब बाबर ने समरकंद पर आक्रमण कर दिया, जो कि इसके चाचा अहमद मिर्ज़ा का ही नगर था। यह नगर बहुत सुंदर और शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था। बाबर इस नगर पर अधिकार करना चाहता था। समरकंद पर आक्रमण करने के लिए बाबर ने बहुत तैयारी करी और सफल रहा।
बाबर का पहला आक्रमण जो समरकंद पर किया था, वो पहला जो उसका अटैम्प्ट था वो असफल हो गया, परंतु बाबर ने हार ना मानी और दूसरे अटैम्प्ट में वह सफल रहा और उसने 100 दिन तक शासन किया। बाबर को जल्दी ही समरकंद से फरगना जाना पड़ा, क्योंकि फरगना में बाबर के भाई जहांगीर ने स्वयं को शासक घोषित कर दिया था। इस प्रकार बाबर के हाथ से फरगना व समरकंद दोनों निकल गए। क्योंकि बाबर जब फरगना वापिस आया तो इसके जो भाई था यहाँ पे, उसने अपना राज्य स्थापित कर लिया था। और इसके बाद जब वह समरकंद दोबारा गया तो वहाँ अहमद मिर्ज़ा, जो कि इसका चाचा था, उसके पोते अली मिर्ज़ा ने समरकंद पर अधिकार कर लिया था, जिससे कह सकते हैं कि समरकंद और फरगना दोनों ही बाबर के हाथों से निकल गए। बाबर ने अपनी आत्मकथा में भी लिखा है कि इस प्रकार फरगना में नियमित मैंने समरकंद छोड़ा और अब क्या देखता हूँ कि एक राज्य हाथ से निकल गया और दूसरा भी नहीं आया। इन विपरीत परिस्थितियों के बावजूद बाबर ने अपना साहस नहीं खोया। बाबर ने स्वयं को संगठित किया और फरगना पर विजय प्राप्त की। इसके बाद उसने समरकंद को भी जीता। फरगना को जीतने के बाद बाबर ने पातशाह की उपाधि धारण की। बाबर ने 3 बार समरकंद पर अधिकार किया, किंतु 3 बार समरकंद पर स्थायी रूप से शासन न कर सका। बाबर ने 3 बार समरकंद को जीता, परंतु वह स्थायी रूप से उस पर शासन न कर सका। बाबर ने अब भारत पर आक्रमण करने की योजना बनाई, क्योंकि भारत में कोई ऐसी बड़ी शक्ति न थी जो बाबर का सामना कर पाती। भारत उस समय आर्थिक दृष्टि से एक संपन्न देश था। बाबर ने भारत को जीतने के लिए विशेष तैयारी की। बाबर ने भारत के बारे में बहुत सुन रखा था कि भारत आर्थिक रूप से एक संपन्न देश है। भारत की अपार धन संपदा के विषय में उसने बहुत कुछ सुन रखा था। भारतीय धन संपदा ने भी बाबर को भारतीय अभियान के लिए प्रेरित किया था। इसके अतिरिक्त भारत के जो तत्कालीन राजनीतिक स्थिति थी वो भी बहुत दयनीय थी। संपूर्ण भारत छोटे छोटे विभागों या राज्यों में विभाजित था, जिसमें अत्यधिक पारस्परिक द्वेष था। मतलब राजा एक दूसरे से लड़ते रहते थे। और भारत में 2 ही प्रमुख शक्तियाँ, दिल्ली में लोधी वंश और मेवाड़ में राणा सांगा था, किंतु उसमें भी आपस में रिश्ते उनके खराब थे। वह एक दूसरे से युद्ध करते रहते थे। बाबर ने इस स्थिति का फ़ायदा उठाया और उसने भारत पर आक्रमण करने का विचार किया। इस कारण बाबर ने भारत पर आक्रमण करने की योजना बनाई। बाबर ने उज्बेकों से तुलुगुमा पद्धति, मंगोलों से व्यूह रचना, तुर्कों से अश्व सेना का संचालन व ईरानियों से बारूद का प्रयोग करना सीखा। बाबर जब भारत पर अटैक करने के लिए आया तो उसने बहुत विशेष तैयारी की थी। उसने जो उज्बेक थे उस समय, उसने उससे तुलुगुमा पद्धति सीखी थी। जो तुलुगुमा पद्धति होती है, इसमें सेना को 4 भागों में डिवाइड कर दिया जाता है और चारों तरफ से वह शत्रु पर आक्रमण करती है, जिससे कि युद्ध जीतना आसान हो जाता है। मंगोलों से उसने व्यूह रचना की, किस तरह चक्रव्यूह वगैरह बनाया जाता है, यह उसने सीखा। तुर्कों से उसने अश्व सेना का संचालन सीखा और ईरानियों से बारूद का प्रयोग करना सीखा। बाबर ने भारत पर प्रथम आक्रमण बाजौर के दुर्ग पर 1519 ईस्वी में किया। इस युद्ध में बाबर ने प्रथम बार तोपों व बंदूक का प्रयोग किया। ये क्वेश्चन आता है कि बाबर ने सर्वप्रथम किस युद्ध में तोपों व बंदूक का प्रयोग किया था। तो उसने जो बाजौर के किले पर आक्रमण किया था उसमें सर्वप्रथम उसने तोपों व बंदूक का प्रयोग किया था। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। बाबर ने 1526 में पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया। बाबर ने इस युद्ध में प्रथम बार तुलुगुमा पद्धति का प्रयोग किया। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी व ग्वालियर के राजा विक्रमत सिंह की मृत्यु युद्ध स्थल में ही हो गई थी। इस युद्ध में बाबर के तोपची उस्ताद अली कुली और मुस्तफ़ा थे। बाबर ने 1526 में स्वयं को बादशाह घोषित कर मुगल वंश की स्थापना की। जब बाबर ने पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हरा दिया, तब उसने 1526 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण करके मुगल वंश की नींव डाली। पानीपत के युद्ध के बाद बाबर की उदारता के कारण इसे जनता ने कलंदर की उपाधि प्रदान की थी। पानीपत के युद्ध में जो उसने धन जीता था वह इसने दोनों हाथों से जनता पर लुटाया, जिससे कि जनता ने इसे कलंदर की उपाधि प्रदान की थी। भारत ने अपना
भारत में अपना शासन बनाए रखने के लिए बाबर को राजपूत शक्ति को नष्ट करना आवश्यक था। इस कारण बाबर ने 1527 में खानवा का युद्ध किया। खानवा का युद्ध राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ। बाबर जब भारत आया था तो उसके सामने दो बड़ी शक्तियां थी, एक तो अफगान थे और एक था राणा सांगा। जो अफगान थे उसको तो उसने पराजित कर दिया था 1526 ईस्वी में। अब उसके सामने राणा सांगा जो कि मेवाड़ के शासक थे उसको पराजित करने की एक बड़ी चुनौती थी। इसलिए उसने राणा सांगा को पराजित करने के लिए खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में किया। इस युद्ध में राजपूत शक्ति विजय हो रही थी और बाबर के सैनिकों का उत्साह कम हो गया था। बाबर ने राणा सांगा के विरुद्ध जिहाद का नारा दिया। इस नारे ने सैनिकों में उत्साह का संचार कर दिया और 16 मार्च 1527 में भीषण युद्ध हुआ। युद्ध में राणा सांगा के एक तीर लग गया, जिसके कारण उन्हें युद्ध क्षेत्र से हटना पड़ा। बाबर ने खानवा के युद्ध में जिहाद का नारा दिया, जो कि धर्म युद्ध से संबंधित है। बाबर ने इस युद्ध को धर्म युद्ध में कन्वर्ट कर दिया, जिससे कि उससे जो सैनिक थे उसमें उत्साह का संचार हो गया और उन्होंने भीषण तरीके से इस युद्ध को लड़ा। लेन पुल ने भी इसके बारे में लिखा है कि अब बाबर को ऐसे सूरवीरों का सामना करना पड़ रहा था जैसा कि उसने कभी नहीं किया था। राजपूतों में बल था, उदारता थी, उसमें राष्ट्रीयता की प्रेरणा थी। वे पराक्रमी सैनिकों का सामना करने के लिए तैयार रहते थे, जिसके कारण बाबर ने भी अपने सैनिकों को धर्म युद्ध करने के लिए प्रेरित किया था। राणा सांगा की घायल होने से राजपूतों का मनोबल गिर गया। कुछ देशद्रोही नेता भी बाबर से जाकर मिल गए। इन नेताओं के दल बदलने से राजपूतों में अव्यवस्था फैल गई, जिससे राजपूत पराजित हो गए। राणा सांगा के घायल होने से राजपूतों का मनोबल गिर गया। कुछ देशद्रोही नेता भी बाबर से जा मिले। इन नेताओं के दल बदलने से राजपूतों में अव्यवस्था फैल गई, जिससे राजपूत पराजित हो गए। इस युद्ध के विजय होने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। खानवा के युद्ध में विजय होने पर बाबर ने मालवा व बुंदेलखंड की सीमा पर स्थित चंदेरी पर अधिकार करने का प्रयास किया। इस समय चंदेरी पर मेदिनी राय का शासन था। खानवा का युद्ध जीतने के बाद बाबर के साहस में वृद्धि हो गई। अब उसने चंदेरी पर विजय करने की भी सोची। उस समय चंदेरी का शासक मेदिनी राय था। मेदिनी राय ने बाबर के विरुद्ध युद्ध में राणा सांगा की ओर से भाग लिया था, इसलिए बाबर मेदिनी राय को पराजित करना चाहता था। इसके अतिरिक्त यदि चंदेरी पर उसका अधिकार हो जाता तो वह गंगा यमुना के दोआब और राजपूताना, जो उस समय एक मजबूत शक्ति थी, उस पर निगाह रख सकता था। मेदिनी राय ने राणा सांगा का साथ दिया था। इस कारण बाबर ने मेदिनी राय को पराजित करना चाहता था। बाबर ने 29 जनवरी 1528 में मेदिनी राय पर आक्रमण किया और विजय प्राप्त की। मेदिनी राय युद्ध में मारा गया। बाबर ने चंदेरी में अहमद शाह को शासक बनाया। इब्राहिम लोदी का भाई महमूद लोदी अफगानों को बाबर के विरुद्ध संगठित कर रहा था, जिसका अंत करना बाबर के लिए आवश्यक हो गया था। 6 मई 1929 में घाघरा नदी के किनारे बाबर और अफगानों के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध को इतिहास में घाघरा का युद्ध के नाम से जाना जाता है। घाघरा के युद्ध में अफगान शक्ति की हार हुई और बाबर की विजय हुई। यह बाबर का अंतिम युद्ध था। इस युद्ध के बाद बाबर का साम्राज्य सिंधु से बिहार व हिमालय तक फैल गया था। पानीपत के युद्ध के बाद बाबर का साहस इतना बढ़ गया था कि उसने जितने भी शासक थे उनको धीरे धीरे पराजित करके संपूर्ण उत्तर भारत पर अपना अधिकार कर लिया था। बाबर एक योग्य सैनिक के साथ साथ कुशल लेखक भी था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखी है। बाबर मोबियान नामक पद शैली का जन्मदाता भी था। बाबर ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया था।
अनेक युद्ध में घिरे रहने के कारण बाबर का स्वास्थ्य निरंतर खराब होता जा रहा था। 26 दिसंबर 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद बाबर को आगरा के आरामबाग में दफनाया गया, परंतु बाद में उसे काबुल में दफनाया गया। बाबर की अंतिम इच्छा थी कि उसे काबुल में दफनाया जाए, तो इसलिए उसे बाद में काबुल में भी दफनाया गया। बाबर ने एक सेनानायक मीर बाकी ने मंदिर को तुड़वाकर बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया। ये अभी मुद्दा बहुत ज़्यादा चर्चा में था कि बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया, तो वो बाबर का एक सेनानायक था मीर बाकी, जिसने कि बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। स्मिथ ने बाबर की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि अपने युग में बाबर एशिया में अत्यंत कुशल शासक था। वह किसी भी देश और युग के शासकों की कोटि में उच्च स्थान पर था। अब इसके बाद हम अगले वीडियो में हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बाबर का ही पुत्र था। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।